हुआ। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इसकी संस्थापक सबसे पहला इसमें डायनेस्टी हम बात करेंगे तो वो है आपका हर्यक वंश, ठीक है ना, हर्यक वंश। तो इसके जो संस्थापक थे, मतलब जो स्टैब्लिश जिसने किया था, फाउंडर जो थे, उनका नाम था बिंबिसार। ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखना, बिंबिसार। बिंबिसार वर्ड याद रखना, बिंबिसार, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ोगे मौर्यन एम्पायर तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा बिंदुसार, है ना, वहाँ पे आपको बिंदुसार पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये क्या है? ये बिंबिसार है, ये बिंबिसार है, ठीक है ना। इस बंदे का नाम क्या है? बिंबिसार। तो मैं कहाँ पे था? ये बोल रहा था कि आपको ध्यान रखना है ये चीज़ का, ठीक है ना। तो हम मगध राजवंश देख रहे हैं। सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, उस ईसाई वंश हो गया था ना, उतना ही था। ईसाई वंश नहीं है वो, ईसाई धर्म था, उतना ही खत्म हो गया हमारा कि भाई जितना काम का है उसमें मेनली क्या है, कौन उनके पवित्र चिन्ह क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आता नहीं है। इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा इन पर डायनेस्टी वगैरह पे हो गया या वैसा हो गया, हिस्ट्री से पूछे क्वेश्चन तो उस टाइप के ही आएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको? मगध राजवंश की बताया सबसे पहले, है ना। तो देखो ध्यान रखना, मगध में अगर हम बात करेंगे तो मगध में स्टार्टिंग के जो राजवंश है, प्रमुख राजवंश तो चलेगा, तो उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्रॉनिकल ऑर्डर की बात करें कि पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा। ये थोड़ा कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि इन क्रमों को जमाइए, है ना, कि इसमें से सही क्रम क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछे तो पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका मगध में, स्टार्ट करते हैं तो हर्यक वंश आता है ना। हर्यक वंश में आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी बताया मैंने, बिंबिसार सबसे पहला राजा, ये फाउंडर था मगध एम्पायर का, है ना, बिंबिसार। देन उसके बाद में आता है इसका अजातशत्रु। प्रमुख राजा की बात कर रहे हैं हम लोग, वैसे तो बहुत सारे रहेंगे। अजातशत्रु, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसका बेटा उदयन आता है, ठीक है, उदयन ये है, ये हर्यक वंश से संबंधित है। देन अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद आएगा शिशुनाग, शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग वंश में अगर हम देखेंगे तो आपको एक तो शिशुनाग इसी के नाम का एक दिख जाएगा, शिशुनाग, क्योंकि इसी के नाम से स्टार्ट हुआ है शिशुनाग, ठीक है ना, शिशुनाग। देन इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा इस शिशुनाग के बाद में एक मेन दूसरा राजा होगा कालाशोक। कालाशोक हमने बौद्ध संगति में देखा था, है ना। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? सेकंड वाली बौद्ध काउंसिल जो हुई थी उसमें देखा था हमने, है ना। फिर आपके इसके बाद में आएगा आपका नंद वंश, है ना, नंद वंश, स्टार्टिंग के नंद वंश, ठीक है, नंद वंश आता है। तो नंद वंश में आपको महापद्मानंद, महापद्मानंद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको घनानंद देखने को मिलता है, ये दो राजा जनरली मेन है इसमें। फिर आपका मौर्य आते हैं, फिर आपके बाद मौर्य आएंगे, है ना, स्टार्टिंग की है। तो क्रॉनिकल ऑर्डर में कहीं पूछे कि भाई जमाने को बोलते सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई है? हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदन डायनेस्टी, फिर मौर्यन डायनेस्टी, है ना, इस प्रकार से आई है। इसमें मेन राजाओं के हम लोग जिक्र की बात करेंगे, ये हमारा ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद, देन मौर्य, ये चार इसमें सबसे पहले रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा बनाना है क्या? बना लीजिए, लेकिन मैं लिखाऊंगा पर पर्टिकुलरली एक एक डायनेस्टिक में जो जो मेन पॉइंट है हम देखते चलेंगे।
ध्यान रखना सबसे पहले 1, सेकंड, थर्ड, वो फोर्थ हम लोग वैसे मगध डायनेस्टी में गिनते नहीं, लेकिन अगर क्रॉनिकल ऑर्डर में कभी लिखा आता है तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य था तो वहीं पे मगध में, लेकिन शुरुआती 3 जो हैं इनका ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या करते हैं, नंद को आगे कर देते हैं, शिशुनाग को पीछे कर देते हैं, कभी कभी शिशुनाग आगे कर देते हैं, हर्य को पीछे कर देते हैं। तो पूछते हैं वो लोग भाई ऑर्डर जमाइए, तो पता होना चाहिए, बस इतना ही इसका सेंस है। ठीक है ना, बना लिए। चलो अब हम लोग देखते हैं हर्यक। हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी में मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बिंबिसार। बिंबिसार है, नॉट बिंदुसार, ध्यान से रखना, बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ये जो है ये क्या है भाई, संस्थापक है। इसको संस्थापक है किसका है, हर्यक वंश का संस्थापक है ना, हर्यक वंश संस्थापक है। ये शुरुआती जो मगध में अच्छा एक ओरिजिनल फाउंडर भी कहते हैं कि अपनी ओरिजिनल फाउंडिंग करता है, क्योंकि इसके पहले एक जरासंध नाम एक होता है, वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओरिजिनल रूप से हर्यक डायनेस्टी या हम कहें मगध में जो वंश स्थापित करता है वो है बिंबिसार ही करता है। इसने अपनी राजधानी शुरुआती मैंने आपको बताई थी, मगध की शुरुआती राजधानी कौन सी थी, कौन सी, पाटलिपुत्र नहीं थी, पाटलिपुत्र बाद में, शुरुआती राजधानी राजगृह थी, है ना। राजगृह क्यों भाई, राजगृह से आप क्या समझ सकते हो, राजगृह क्या हुआ था, पहली फर्स्ट बोथ काउंसिल हुई थी, है ना, फर्स्ट बोथ काउंसिल हुई थी। तो राजगृह इसकी कैपिटल थी, इसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह थी, बिंबिसार की कैपिटल। तो चलिए लिखी दीजिए, सबसे पहले डालिए हर्यक डायनेस्टी, उसमें सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार। और इसका टाइम पीरियड लिखिएगा, सॉरी 492 BC, ये बिंबिसार का टाइम पीरियड है ना। बिंबिसार का टाइम पीरियड लिखिए 554 से 492 BC या ईसा पूर्व कहते हैं इसे। और पूरी मगध की बात करूं, पूरे हर्यक वंश की बात करूं, तो पूरा हर्यक वंश रहा था 544 से 412 BC तक। ठीक है ना, ये संस्थापक रहा था। ठीक है, चलिए तो लिखिए बिंबिसार का टाइम पीरियड लिखिए 544 से 492 BC। ठीक है, लिखिए यह हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। इसने मगध की सत्ता पर, इसे मगध की सत्ता का, इसे मगध की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ओरिजिनल फाउंडर। ठीक है ना, जहाँ पे थोड़े से टिपिकल्स हिंदी वर्ड रहेंगे मैं पे इंग्लिश बता दूंगा, इसकी मीनिंग ये कहते हैं, है ना। आ जाइए जी, इसे मगध की सत्ता का वास्तविक संस्थापक मतलब ओरिजिनल फाउंडर मानते हैं। ठीक है, लिखिए कितने साल इसने शासन किया होगा, बताओ मुझे देख के, कितने वर्ष इसने रूल किया होगा मगध पे, आप देख के बता दो मुझे। मैंने आपको कहा था BC रिवर्स चलता है, तो कितना हो जाएगा बताओ। अगर आप करते 44, ये कितने हो जाएंगे, +8 कितना हो जाएगा 52। लिखना 52। इसने 52 वर्ष तक शासन किया, लगभग 52 वर्ष तक, 52 ईयर्स तक। इसका एक कन्या नाम भी है जिसे कहते हैं श्रेणिक। इसका ये अलग एक और नाम है, किसका, बिंबिसार का। बिंबिसार का एक और नाम है, इसका अन्य नाम है श्रेणिक। श्रेणिक जैन साहित्य में मिलता है वाला नाम श्रेणिक। लिखिए श्रेणिक। देखिए इसकी पहली पत्नी का नाम महाकोशला था, महाकोशला देवी था, महाकोशला देवी था, जो प्रसेनजीत की बहन थी,
ठीक है। दूसरी पत्नी लिखिए, दूसरी पत्नी चेलना, चेलना, दूसरी पत्नी का नाम चेलना, चेलना, चेलना। हाँ, चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। चेलना से ही अजातशत्रु का, मतलब इसकी मदर कौन हो गई? चेलना। अजातशत्रु इसका बेटा है, ठीक है ना। अगला रूलर वही आएगा, अजातशत्रु। तीसरी पत्नी का नाम लिखिए क्षेमा। अब ऐसे नाम मिलेंगे भैया, क्या करें? तीसरी पत्नी का नाम है क्षेमा। ये पंजाब की थी, मदर कुल की, ये पंजाब की थी, ये वैशाली के लिच्छवी की थी, और वो क्या नाम इनका, महाकोशला देवी जो थी वो आपकी थी कौशल राज की जो पुत्री है, वो प्रसेनजीत की बहन है ना, उनकी थी। कौशल महाजनपद हमने देखी है वहाँ से, है ना, तो ये वहाँ से बिलोंग करती है। तो महाकोशला देवी से शादी करते हैं तो दहेज में उनको काशी मिलता है। काशी एक्चुअली में मिलता क्या है, काशी से रेवेन्यू मिलने लगता है। 1 लाख रुपए की सालाना इनकम मतलब हो रही, उस समय का 1 लाख रुपए कितना वरी करता हो, है कि नहीं? 1 लाख रुपए जो है वो उस समय की बात कर रहे हैं। आज के समय में भी 1 लाख रुपए अगर देखें तो जो कॉमन मैन है, हम लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार लोगों के, हम नहीं, मैं आप लोग, मैं तो नहीं हूँ बेरोजगार, है ना मैं तो नहीं हूँ बेरोजगार, मैं तो रोज़गार लिए हुआ हूँ, अच्छा खासा रोज़गार लिए हूँ। तो जो व्यक्ति बेरोजगार है या थोड़ा बहुत जैसे हम के बाउंडेड लेबर या सॉरी बाउंडेड करा, हमारे जो लेबर वर्कर जो है उन लोगों के लिए 1 लाख रुपए बड़ी रकम है, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो वैल्यू अब उतनी 1 लाख की है नहीं, लेकिन उस समय 1 लाख रुपए समझ लो आज के समय के 1 करोड़ रुपए के से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की इनकम हो रही, तो भाई इनकम आ रही है तो मगध एम्पायर क्या होगा, फुल और बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी कारण मगध क्या होता गया, शक्तिशाली होता चला गया, क्योंकि वहाँ के रूलर ऐसे आ गए, उन लोगों ने बहुत ऑक्यूपाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, इसी वजह से। चलिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा शादी करते हैं। शादी देखो, शादी करने का पर्पस क्या है? वैवाहिक संबंध, ऑब्वियसली वैवाहिक संबंध ने स्थापित की क्यों करते हैं? अकबर भी आगे चल के देखोगे करेगा, क्यों? क्योंकि वैवाहिक संबंध स्थापित करने से 2 फायदे हैं। एक तो इनको दहेज मिल रहा है, हमारे यहाँ तो भाई पुराना ब्राह्मण धर्म चला आ रहा है, अभी तक चला आ रहा है जो दहेज का, बाकी है बेकार प्रथा, वो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ कि भाई कि दहेज नहीं लेना चाहिए, है ना, ये तो नहीं लेना चाहिए। सामने वाले पे क्यों बर्डन डालो, क्यों लो भाई, तुम्हें कमाने की नहीं, तब नहीं है बता, क्योंकि तुम क्यों दहेज लोगे? लेकिन दहेज लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, दहेज के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने खुद के लिए कर रहे हो ना, अपना फ्यूचर सेफ करने के लिए कर रहे हो। ऐसा थोड़ी कि भाई शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगी दहेज लेंगे, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहले हमारे ब्राह्मण में स्टार्टिंग में चल रहा है कि भाई दहेज वहेज लेंगे उनसे, ठीक है, तो दहेज मिल जा रहा। सेकेंड थिंग, अगर हमारे यहाँ एक हिंदू धर्म में एक चीज़ है कि अगर शादी हो गई तो वो भाई दामाद तो मतलब वो हो जाता है, ठीक है ना, बड़ा माना जाता है। यूपी बिहार में देखोगे तो यूपी में जाओगे दामाद का तो मतलब जमाई है, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है उसको, है ना। आगे जाओ, 400 सालियाँ घूमती रहती हैं आसपास, सब घूमते रहेंगे, जिया जी खा लो, जिया जी खा लो, है ना, जिया जी डरा रहे हैं, जिया जी डरा रहे हैं भाई कि तुम देखो सेवा नहीं किए तो तलाक दे देंगे, सेवा नहीं के तलाक दे देंगे, हमें सेवा करो, पैर दबाओ, ये करो वो करो, है ना, बहुत अलग ही स्वैग चलता है। तो भाई शादी कर रहे हैं तो इन द सेंस वो जो सामने वाला रूलर है वो भी आपकी हेल्प करेगा फाइट में, ठीक है ना। तो ये मतलब होता था वैवाहिक संबंध स्थापित करने का। ये नहीं हो गया कि कर रहे हैं बस हो गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ही इनकी पॉलिसीज होती थी अपने एम्पायर को वास्ट करने की, ठीक है। तो लिख लिया आपने, तीसरा लिखिए, अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर, अंग राज्य हमने पढ़ा था, अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। अंग महाजनपद थी ना, को जीतकर मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत, अवंती के शासक चंडप्रद्योत
से मित्रता की और अपने राजवेद जीवक, अपने राजवेद जीवक को, राजवेद वेद था ना, वेद आते थे फिर, राजवेद जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा। इसको जॉइंटिस हो गया था, इलाज के लिए भेजा। चंद्रप्रदोत का एक नाम और चलता है, बौद्ध से रिलेटेड एक नाम और है, कभी ध्यान रखना। चंद्रप्रदोत जब अवंती का राज्यपाल, अवंती कहाँ है? हमारे एमपी मध्य प्रदेश, उज्जैन है ना, उज्जैन माना जाता है, उस समय की भी शक्तिशाली राजा था। तो इसने पहले इनसे दुश्मनी चलती, फिर बाद में फ्रेंडशिप कर लेते हैं लोग, पहले आपस में लड़ते रहते हैं, फिर बाद में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। चंद्रप्रदोत ने गौतम बुद्ध को अवंती बुलाया था, आइए, बट वो आए नहीं थे क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे, तो अपने शिष्य को भेज दिया था यहाँ पे। गौतम बुद्ध को बुलाया था लेकिन वो आए नहीं थे, तो चंद्रप्रदोत इसलिए फेमस भी है, ठीक है ना। तो चंद्रप्रदोत के पास भेजा था, नाम याद रखना, राजवेद जीवक। ये पूछ लेता है कि राजवेद जीवक किसके शासन काल में, किसके रूल में था? तो बिंबिसार, है ना, बिंबिसार के समय था राजवेद जीवक, ठीक है ना। वेद मतलब डॉक्टर का जो मेन डॉक्टर होगा उनका वही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आइए अजातशत्रु। अजातशत्रु, हाँ इसी में सेकंड राजा, हर्यक वंशी चल रहा है अभी। अजातशत्रु लिखिए, इसका टाइम पीरियड लिखिए, 492 बीसी से 492 बीसी से 460 बीसी। बीसी मतलब ईसापुर। इसने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की, मतलब अपने पिता को मार दिया, बिंबिसार को ही मार दिया। क्या? हाँ तो 412, इसको कितने समय रहेगा ये कितने समय रहेगा? 492 से 462, 32 ईयर आसपास, है ना। 492 में डेथ हुई ना उसकी, 492 तक उसका टाइम पीरियड रहा, 554 से 492 उसका रहा, 492 में राजा बन जाएगा, ठीक है ना। अजातशत्रु अपने पिता को मार देते हैं ये, फिर इनके बेटे इनको मार देंगे बाद में, वो राजा बन जाएंगे, सिलसिला चलेगा ये वाला। फिर हाँ उम्र कम होती जाएगी। चलिए सिलसिला शुरू हो गया था, लिखिए आगे लिखिए। इसने प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह किया था, उसने बहन से किया, इसने पुत्री से कर लिया। हाँ इसने प्रसेनजीत की पुत्री डॉटर से मैरिड की थी, जिसका नाम था वाजिरा। पुत्री का नाम था वाजिरा, इससे विवाह किया था। ये प्रसेनजीत की पुत्री थी, है ना, पुत्री मतलब बेटी थी। और वो पिता ने किससे की थी? प्रसेनजीत की बहन से, बुआ ना, वो बहन से कर रही है, उनकी बेटी से कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसकी माँ कौन हो गई? रीजनिंग का क्वेश्चन है, लगाना बैठ के आराम से घर पे। इसकी माँ कौन हो गई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो रीजनिंग आ गई हिस्ट्री में भी, लगाना घर बैठ के, किसकी माँ, उसकी माँ, इसकी बेटी, उसकी बेटी, तो अजातशत्रु कौन किसका लगा, है ना। हाँ बुआ सास हो गई। चलिए आगे लिखें। इसका उपनाम कुणिक था, कुणिक। इसका उपनाम था कुणिक। जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन फिर भी मार डाला। जैन धर्म को मानने वाला तो बहुत ज़्यादा अहिंसा पे विश्वास करता है, भयंकर वाले। जैन धर्म में गौतम महावीर स्वामी ने तो ये तक कहा था कि खेती भी मत करो, खेती करने से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। जब भी देखेगा जैन कम्युनिटी ज़्यादातर आपको ट्रेड में, बिजनेस में, इन सब में दिखेगी, ये उसमें नहीं दिखेंगे आपको ज़्यादा, क्योंकि उन्हें खेती तक करने को मना कर दिया था कि खेती छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। सूर्यास्त हो गया तो खाना मत खाओ, क्योंकि छोटे जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो वो आपके पेट में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जैन धर्म के अनुयायी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो हत्या करते हैं पिता की, वो काफ़ी युद्ध कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए लिखिए। इसके समय पता ही आपको कौन सी हुई थी बौद्ध काउंसिल? कौन सी हुई थी बौद्ध काउंसिल? फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के समय, ठीक है ना। तो लिखने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। आगे लिखिए। इसकी वो लिखिए, इसने इसको इसके पुत्र ने जिसका नाम उदायन था उसने मार दिया, मतलब हत्या कर दी। उदायन उदासीन वाला उदायन। टाइम पीरियड लिखो आप, उदायन का टाइम पीरियड लिखो। 460 से 444, देखो कम होते जा रहे हैं। से 444, ठीक है। बस इनके 3 ही ज़्यादा टाइम पीरियड हम देखेंगे ना, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे, आपको ऐसे सारे रटने नहीं है, कुछ बताऊंगा आपको। सारे ऐसे ही सारे ईयर याद करते जाओगे तो पगला जाओगे। कुछ जब ये लिखा हुआ है ना, मैंने लिखा जरूर दिया है, ये किससे समय जितने समय तक का है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है उसको। ये टाइम पीरियड लिखा है ना 460 से 444, ये नहीं करना है आपको याद, सिर्फ आपको पढ़ना है। कभी ऐसे सरसरी निगाहों से मान लेना, आपको याद क्या करना है। जैसे मान लो बिंबिसार लिखाया, तो बिंबिसार के बारे में क्या है भाई? बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक। इसकी राजधानी क्या पूछेंगे तो राजगृह, ठीक है ना। इसके पुत्र का नाम पूछेंगे तो क्या नाम है? अजातशत्रु। इसका उपनाम पूछ सकते हैं, श्रेणिक, ये काम का है आपके। शादी कितनी कर? 3 शादी है, उनके पास नाम है, कभी वो भी सरसरी निगाहों से देख लेना। अजातशत्रु का उपनाम पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना। और अजातशत्रु के बारे में पूछ सकते हैं कि पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी, कब हुई थी, वो थोड़ा क्वेश्चन काम का है। उसका बेटा उदायन, उसको को मार देता, इतना काम का। ये नहीं करना आपको कि सारा वो लिटरेचर खोल के बैठ के थोड़ा बिंबिसार बता दो, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए, उदायन के बारे में लिखिए। उदायन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र, और उसे राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र जो आज के समय में पटना, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को बहुत पहले कुसुमपुरा भी कहते थे, वो छोड़ दीजिए। हाँ, तो पाटलिपुत्र लिखिए, उसको राजधानी बनाई। ये भी जैन धर्म को मानता था। हाँ, अजातशत्रु के बारे में ये जरूर ध्यान रखना कि जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी जैन धर्म को मानता था, उदायन भी, ठीक है, ठीक है ना। आप नोट डाल के एक चीज़ लिखिए, हर एक डायनेस्टी का लास्ट रूलर, मतलब अंतिम राजा, हर एक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। नागदशक, इसको भी कोई ना कोई ने मार देगा। नागदशक, नागों में दशक, नागदशक था। इसे जो है ना, इसी का एक अमात्य होता है, वही मार देता है। इसी का एक अमात्य मतलब उस समय मंत्री होता है। अमात्य मतलब मंत्री, जनरली मंत्री की बात करते हैं। अमात्य इसको मार देता है। इसको मार के बोला जाता, कहीं बोला है मारा है, कहीं बोलता है इसको पद से हटा देते हैं। तो इसको मार के या इसको हटा के पदमुक्त करके नागदशक के बाद में शिशुनाग जो है वो करता है। शिशुनाग इसका अमात्य होता है। शिशुनाग इसको पद से हटाकर इसे क्या करता है, एक शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो ये लिखो, नागदशक था। नागदशक को शिशुनाग ने पद से हटाकर शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग जो है अमात्य है नागदशक का। नागदशक को शिशुनाग ने, दोनों नाग हैं, कन्फ्यूजन ना हो, है ना, नहीं तो इधर के नाग में उधर नाग नहीं चला जाए। शिशुनाग मंत्री था नागदशक का, अमात्य था, है ना। तो उसने क्या किया, उसको हटा दिया और हटा के राजा बन गया, ठीक है ना, पदमुक्त कर दिया, हटा दिया, ठीक है। शिशुनाग लिखा था, शिशुनाग, फिर से बोलूँ, शिशुनाग ने नागदशक को पद से हटाकर राजा बन गया और नए साम्राज्य की नींव रखी, है ना, या नए वंश की नींव रखी।
शिशुनाग वंश, है ना, अगला शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश तो शिशुनाग ही रखे होंगे, तो सबसे पहले डालिए शिशुनाग, भाई साहब लिखिए। शिशुनाग वंश में सबसे पहले शिशुनाग लिखिए। अब नई डायनेस्टी शुरू हो गई ना, हर एक खत्म हो गया। शिशुनाग वंश लिखिए। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ध्यान रखना भैया, मगध की जो आपकी मगध में, ये बिहार है, हमारा आज का बिहार है ना। वैशाली, वैशाली, वैशाली नहीं, वैशाली। कुछ और तो याद नहीं आ रहा ना वैशाली नाम से, अब वो याद आ रहा तुम जानो, ठीक है ना। ये गंगा रिवर बह रही है बीच में से, है ना, ये गंगा रिवर बीच में से बह रही है। ये बिहार का मैप है, इस टाइप का बनता है। तो ये इसका नॉर्दर्न इलाका कहलाता है, ये इसका साउथ इलाका कहलाता है ना, ये साउदर्न इलाका। तो यहाँ पर है पटना, गया, इधर साइड है। तो जो मगध की आपकी मगध एम्पायर था, मगध पूरा एम्पायर था, या मगध की बात करें, मगध की राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र वगैरह पूरा, ये पूरा माना जाता है। पूरा मगध जनरली आपके दक्षिणी बिहार में इसकी राजधानी थी। मगध महाजनपद पूरा इस्टेब्लिश अगर बात करें तो इधर था, लेकिन फिर इसने आगे और ऑक्यूपाइड करते चले गए कि वैशाली, वज्जी, वैशाली में देखे अलग महाजनपद थी, वज्जी, वैशाली। तो जब रूलर बने तो फिर ये मगध को और बड़ा करते चले गए, तो ये मगध में और फैलाते चले गए, तो आसपास की महाजनपदों को जीतते चले गए, और महाजनपदों को और भारत के और बड़े हिस्सों को जीतते चले गए। तो मगध महाजनपद में मिलाते चले गए, मिलाते चले गए, मिलाते चले गए। तो आपसे मगध पूछा जाए, कभी मगध पूछें तो ध्यान रखना, मगध जो स्टार्टिंग का मगध था और राजगृह की कैपिटल वगैरह पाटलिपुत्र थी, तो वो दक्षिणी बिहार में मौजूद थी। साउथ बिहार है ना, गंगा रिवर दो भागों में बांट रही है यहाँ पर, ऊपर वाला ऐसा नॉर्थ बिहार कहला रहा है, नीचे वाला साउथ बिहार कहला रहा है। तो पूछे तो साउथ बिहार था मगध में, है ना। मगध प्राचीन एकदम स्टार्टिंग वाला मगध कहाँ पे, साउथ बिहार है। फिर बाद में मगध एम्पायर बड़ा होता चला गया, तो और भी लोगों, और भी महाजनपदों को जीतता चला गया और अपने मिलाता चला गया। जैसे आज के समय में रूस यूक्रेन पे कब्जा करने के चक्कर में बोला जा रहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, तो वो उसके जो ऑक्यूपाइड कर लेगा, जगह ऑक्यूपाइड कर लेगा, तो उसके हिस्से में आ गई वो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर भी क्या कहें, मगध महाजनपद ने दूसरे एरिया को, इवन इतना बड़ा एरिया कर लिया था कि पूरे भारत में नीचे के मौर्य डायनेस्टी तक देखोगे तो नीचे कुछ एरिया को छोड़ के अफगानिस्तान तक उनका एरिया फैला हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो शिशुनाग वंश में इसकी राजधानी वैशाली बनाई, बस इतना ही लिखिए आगे। इसने अपने साम्राज्य को बंगाल से लेकर मालवा तक फैला दिया। इसने अपने साम्राज्य को बंगाल से लेकर मालवा तक फैला दिया। ठीक है, और वैशाली जो थी वो नॉर्दर्न बिहार में थी। वैशाली नॉर्दर्न बिहार में मौजूद है, बंगाल से लेकर मालवा तक। मालवा अपना माना, अपने यहाँ का एमपी का मालवा, यहाँ तक फैला दिया। नेक्स्ट, काला अशोक। काला अशोक नहीं, काला अशोक, काला अशोक लिखिए। अगला राजा लिखिए काला अशोक। यह शिशुनाग का पुत्र था, शिशुनाग। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। पाटलिपुत्र को बनाई, बस इतना इसके बारे में। और एक बौद्ध काउंसिल हुई थी, वो आपको पता ही है, वो सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई थी, है ना, वो तो पता ही है आपको। काला अशोक को शोक हो गया, ठीक है। अगला डालिए, अब ये खत्म, दोनों ये शिशुनाग डायनेस्टी खत्म, एंड इतना ही इसके बारे में। अब डालिए नंद वंश, नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। फाउंडर लिखिए नंद डायनेस्टी का, संस्थापक महापद्म नंद, महापद्म नंद। पद्मानंद भी बोलते हैं और महापद्म नंद भी बोलते हैं। छत्र की एक राट और एक छत्र का टाइटल लिया था किसने, महापद्म, खुद की उपाधि ले ली।
इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि ली थी। किसने? महापद्मनंद ने। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट घनानंद, डाली हेडिंग इसके। अगला राजा घनानंद लिखिए। घनानंद, घनानंद, हाँ ये घनानंद लिखिए। ये सिकंदर के समकालीन था। एट अ टाइम ऑफ सिकंदर, सिकंदर के समय मौजूद था। ये सिकंदर के समकालीन था। यह एक क्रूर राजा था, मतलब बेकार राजा था, मतलब जनता को नहीं समझता था। ये हिटलर टाइप था, क्रूर राजा था। ठीक है। 322 BC में 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश की नींव रखी। देखो अभी मैंने 2-3 वर्ड फिर से रिवाइज करते थोड़ी सी चीज़ों को। मौर्य वंश की नींव रखी मतलब मौर्य वंश को इस्टेब्लिश करेगा वो। देखो स्टार्टिंग से हर्यक वंश सबसे पहले आया है ना। हर्यक वंश हमने देखा, हर्यक डायनेस्टी। भाई कौन है सबसे पहले राजा? बिंबिसार आया है ना। बिंबिसार के बारे में हम देखें तो ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी है ना। हर्यक डायनेस्टी का ये फाउंडर था, ठीक है, संस्थापक था। देन इसकी हम बात करें जो बिंबिसार है, बिंबिसार का जो उपनेम है ना, एक और नाम क्या है उसका? श्रेणिक। इसको श्रेणिक के ऑल्सो कॉल्ड श्रेणिक, श्रेणिक करके बुलाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग इसको बुलाते हैं। सेकंड इसकी अगली बात इसकी देखिए कि इसने 3 शादियाँ की थी। महाकोशला, देन आपकी कौन? क्षेमा और चेमा, चेलना। क्षेमा चेला नहीं, चेला लेला नहीं। महाकोशला, क्षेमा, देन चेलना है ना। क्षेमा जो थी वो आपकी बात करें मद्रकुल, वो अपने पंजाब से बिलोंग कर रही हैं है ना। देन हम बात कर रहे हैं वैशाली से, लिच्छवी से जो हैं वो चेलना है। देन महाकोशला जो है वो आपकी प्रसेनजीत की बहन है, ठीक ना, कौशलराज की पुत्री। देन इसके बाद में इसने आपका एक राजवेद था, क्या नाम था उसका? जीवक को कहाँ भेजा इसने? अवंती भेजा। अवंती में कौन बीमार पड़ा था? बोले तुम क्या कर रहे हो बैठ के, यहाँ तो कोई तुम्हारा दुकानदारी चल नहीं रही, कोरोना फैला हुआ है, जाओ बेटा वहाँ पे चला के। तो इसको जॉइंडिस हो गया था, कोरोना नहीं हुआ था, वैक्सीन लेके तो गए थे ये, लेकिन इनको पता चला कि भाई इसको जॉइंडिस हुआ है, तो इसको जाके इलाज करके आ गए वापस। तो इससे भाई फ्रेंडशिप बढ़ गई दोनों के बीच में, हमारी मदद कर दी है टाइम पर। तो शुरुआत में लड़ते हैं ये आपस में, बिल्कुल जानवरों जैसे लड़ते हैं, फिर बाद में फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। भाई जीत नहीं सकते तो फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है। चलिए तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आजा शत्रु को बोला कि नहीं मैं राजा बनूंगा। पापा बोले नहीं बनने दूंगा, पापा को ही मार दिए उनके, है ना। बोले तुम ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, तो उनको मार दिए और राजा बन गए। राजा बने कौन? आजा शत्रु बन गए। आजा शत्रु जैन धर्म को मान रहा है लेकिन वायलेंस फैला रहा है खूब, देखिए क्या, पापा को ही मार दिए अपने। फिर उसके बाद में अब और अवंती को भी जीतने की कोशिश करते हैं कि अवंती जीत नहीं पाते हैं, है ना। हालांकि वो प्रसेनजीत से काशी वगैरह क्षेत्र ले लेते हैं, पूरा अपने पाइट ऑक्युपाइड कर लेते हैं। फिर इसके बाद में इसकी जो मदर होती, मम्मी कौन होती? चेलना होती है, मैंने आपको बताया था, उनसे बर्थ हुई थी कि ना, पैदा हुए थे। आजा शत्रु का उपनाम क्या था? एक और नाम से बुलाते थे, क्या? कुणिक। कुणिक उनको बोलते थे, कुणिक उपनाम से पुकारते थे। किसको? आजा शत्रु को बोलते थे, ठीक है। आजा शत्रु के समय क्या हुआ था? फर्स्ट बहुत काउंसिल हुई थी, राजगृह में हुई थी, है ना, ठीक है। दोनों ने अपनी कैपिटल्स की कहाँ है? राजगृह में है अभी, ठीक है। इसके बाद में रूलर आता है उदाइन। उदाइन जो है वो क्या है आपका? अजाशत्रु को मार के राजा बनता है ना, अजाशत्रु को मार के राजा बनता है। तो उदाइन के बारे में बोला जा रहा है कि उदाइन कौन सा? वो भी जैन धर्म का अनुयायी है, लेकिन अपनी एक नया नगर बसाता है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र बसाने के बाद में उसको कैपिटल बना देता है। तो ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा हुआ है, पहले बहुत क्वेश्चन आता था ये वाला कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो उदाइन ने की थी, उसी को कैपिटल अपना बनाया था, ठीक ना। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इट। देन हम बात करें इसके बाद में उदाइन का बेटा होता है नागदशक इतना अच्छा रूलर नहीं चल रहा होता है, तो भाई शिशुनाग बोलते हैं कि भाई यार थोड़ा सा जरा तुम ढंग से काम नहीं कर रहे, तो सुनते नहीं है ना। तो उनका मन आता है उनको हटा ही दो, उनको पद मुक्त करते हैं। कौन? आपके नागदशक
को पदमुक्त करते हैं कौन? शिशुनाग। शिशुनाग उनके मंत्री होते हैं, अमात्य होते हैं। हटा दिए, एक नया डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी, कौन सी आपकी? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाएगी। भाई शिशुनाग डायनेस्टी भाई स्टैब्लिश भी नहीं की, शिशुनाग ने की है। शिशुनाग स्टैब्लिश की है, अपने कैपिटल बनाते हैं कौन सी? वैशाली। अपने कैपिटल वैशाली बनाते हैं, है ना। वैशाली कैपिटल बनाने के बाद में ये थोड़े से अपने मगध एम्पायर को थोड़ा सा बंगाल और मालवा तक फैला देते हैं, लंबा कर देते हैं। फिर इसके बाद में इनका पुत्र आता है कालाशोक। कालाशोक है, कालाशोक नहीं। कालाशोक के बारे में हम देख रहे हैं कि कालाशोक के समय मेन चीज़ क्या हुई है? कालाशोक के समय हुई है सेकंड बौद्ध काउंसिल, इसके समय हुई है सेकंड बौद्ध काउंसिलिंग, ठीक है ना। फिर कालाशोक के बाद में आता है नंद डायनेस्टी, क्योंकि कालाशोक के बारे में एक जगह प्रचलित है हर्षचरित। भाई पढ़ोगे आगे चल के, हर्षचरित एक आपको मिडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलेगी, जिसने बाणभट्ट ने लिखी थी, है ना। बाणभट्ट ने ये लिखी थी, बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने इसकी लिखी थी। उसने बोला है कि कालाशोक को चाकू मार के घूम रहे थे अपने राजधानी में, पाटलिपुत्र में घूम रहे थे ये। हालांकि कालाशोक ने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी, है ना। पाटलिपुत्र वापस लिए आए थे वैशाली से, क्योंकि वैशाली किसने बनाई थी? शिशुनाग भाई साहब ने बनाई थी। ये कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, वापस से पाटलिपुत्र में थे। पाटलिपुत्र में घूम रहे थे ये, ऐसे मौज मार रहे थे, ऐसे ऐसे हाय हाय हेलो हेलो करते करते। तो आए वो, जैसे वो केजरीवाल को थपड़ा मार दिए थे, इनको चाकू मार दिए इनको चाकू मार दिए, इनका काम ही खत्म हो गया। बोल रहे हैं ऐसा। भाई ऐसा सोर्सेस में हम कहाँ से, हम देखो हमको कहाँ से पता लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि कालाशोक सपने में आया बोला कि इनमें ऐसा मरा था, है ना, ऐसा मरा था, मेरे लिए ये बताओ बताओ लोगों को। मेरे को बता के नहीं गया है वो। लिटरेचर में जहाँ से सोर्सेस अवेलेबल है, कहाँ से पता लगती चीज़ें हमें? एक तो हमें इनके लिटरेचर सोर्सेस होंगे जो लिख के गए पुराणों में, ग्रंथों में, एंड ऑल जो भी है, या कोई फॉरेनर्स आया होगा उसने अपनी कुछ चीज़ों में लिख के गया होगा, हमें वहाँ से पता लगता है। दूसरा, हमें सिक्कों वगैरह से इनके बारे में पता लगता है कि सिक्कों की यहाँ की भाई स्थिति क्या थी क्या नहीं, कुछ लिख के गए स्मारक वगैरह हो या कुछ लिपि वगैरह गाड़ के गए हो, मूर्ति हो, ये सब चीज़ों से हमें पता लगता है ना। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती हैं, जैसे आपके यहाँ की आदमगढ़, है ना। आदमगढ़ वो कहते हैं आदि मानव के समय की है, पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ ये सब चीज़ें बताते हैं, मैथोलॉजी पूरी। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। भीमबेटिका में, भीमबेटिका में क्या है? आदि मानव चित्र वगैरह बना के गए, कि डांसिंग कर रहे हैं, नॉवल कर रहे हैं, सारा कुछ बना के गए। उसको सर्वे किया, कार्बन डेटिंग से देखा भाई इतने साल पुराना है, तो एक अनुमान लगा लिया कि इस समय ये वाली चीज़ें होती होंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको यही पता लग रहा है कि इन्हें एक ग्रंथों के माध्यम पता लग रहा है कि कालाशोक को नंद डायनेस्टी के आपके महापद्मनंद जो घनानंद के पापा थे उनने मार दिया। अब घनानंद तो भाई महापद्मनंद ने कर दिया, आगे नंद डायनेस्टी आ गई। पुराणों में बोल रहे हैं कि महापद्मनंद एक शूद्र थे, क्योंकि शुरू में क्षत्रियों का राजा चल रहा है तो उनको घृणा कर रहे हैं, उनको फिर वो एक शूद्र का इस्टेब्लिश कर रहे हैं। घनानंद तो ठीक है क्रूर था, लेकिन उसका बेटा उससे बड़ा खतरनाक था, घनानंद। घनानंद आता है, घनानंद के बाद घनानंद के बारे में बात कर रहे थे। भाई ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर का जब अटैक हुआ था भारत में, तो उस समय किसका रूल था? सिकंदर का अटैक हुआ था उस समय घनानंद का रूल था, ना कि मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। घनानंद का रूल था। घनानंद के पास में एक तो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है, बहुत ज़्यादा बकवास आदमी होता है, मारा खटी वाला इंसान होता है। घनानंद जनरली क्या होता है, जब ये चाणक्य सिकंदर अटैक करने को होता है, अब पहले तो ऐसा नहीं था कि एयरक्राफ्ट से आगे उठ के या कुछ हो गया कि व्हाट्सअप चल रहा हो तो घनानंद को व्हाट्सअप कर दो, भाई अटैक हो रहा है यहाँ पे तुम देख लेना, है ना। ये फ़ोन कर दिए, ऐसा कुछ तो नहीं है। व्हाट्सअप नहीं होता था, वीडियो कॉलिंग भी नहीं कर सकते थे। ये आते हैं कहाँ से? तक्षशिला से। तक्षशिला अगर हम देखोगे इधर यहाँ पे पड़ती है तक्षशिला आपकी अफगानिस्तान में। तक्षशिला पुरानी, सबसे पुरानी प्राचीन यूनिवर्सिटी होती है आपकी तक्षशिला, है ना। तक्षशिला के गुरु होते हैं पहले, टीचर स्कूल भी, शिक्षक भी, उसमें टीचर भी, स्टूडेंट भी होते हैं, बाद में टीचर बन जाते हैं, और महान शिक्षक माने जाते हैं राजनीति के। तो चाणक्य को, इनका जनरली नाम होता है विष्णुगुप्त, और नाम है कौटिल्य भी है उनका नाम, है ना। तो इनको पता लगता है कि भाई ये हमारे देश पे अटैक होने वाला है, तो भाई वो सोचते हैं सबसे शक्तिशाली कौन सा राजवंश है, तो बोले यार मगध डायनेस्टी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और मगध अगर चाहेगा तो सभी को एकजुट कर लेगा, तो हम सिकंदर के अटैक से बच सकते हैं। तो ये भागते भागते आते हैं आपके, भागते भागते आते हैं आपके मगध में। मगध में आते हैं, मगध में आने के बाद देखते हैं कि यार यहाँ पे तो पूरा हुलिया बदला हुआ है, लोगों ने इतने ज़्यादा प्रताड़ित हैं, तो राजा से मिलने की कोशिश करते हैं। राजा अपने मौज मस्ती में, है ना, दुनिया जाए मस्त एक साइड, राजा अपनी मस्ती में चल रहा है अपना काम, एक हाथ में बियर की बोतल, एक हाथ में चखना, चल रहा है काम, है ना, बढ़िया। वो म्यूजिक लगा ली, डीजे वीजे लगा ली, डांस वांस कर रहे हैं, है ना। तो बोलते ये क्या हो रहा है, तो बोले मेरे को इन्वाइट नहीं किया तुमने,
तो बोले नहीं नहीं ऐसा काम नहीं, आचार्य आपके लिए नहीं था, ये थोड़ा अलग था। तो बोलते तुम ऐसा काम कर रहे हो, अटैक कर रहा है, बोले अटैक कर लेगा, बोले तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोले मेरे को सिखाएगा, मेरे को सिखाएगा ऐसा। बोले घनानंद को अपने पे घमंड होता है खूब ज़्यादा कि मेरे को सिखाएगा। तो इस चलो में उसको भरी सभा में अपमानित करते हैं और लात मार के नीचे फेंक देते हैं सभा में। तो इनको अपने आप की डिग्निटी होती है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको हर्ट होता है। तो ये बोलते हैं कि मैं अब तुम्हारी जगह एक ऐसा बंदे को बिठाऊंगा जो पूरे प्रजा की सुनेगा और अखंड भारत बनाएगा, पूरे जितने भी महाजनपद है सबको जोड़ेगा और पूरे अखंड भारत की रचना करेगा। तो चाणक्य की प्रतिज्ञा होती है ऐसी। तो फिर ढूंढते निकलते चंद्रगुप्त मिल जाता है। तो चंद्रगुप्त को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग देते हैं कि जो आज के समय में ना तो चंद्रगुप्त जैसा शिष्य हो सकता है, ना ही चाणक्य जैसा कोई गुरु हो सकता है। आज के समय में मिल ही नहीं सकता ऐसा। तो वो उनको ट्रेंड करते हैं। फाइनली फिर वो आते हैं। उधर से पहले गांधार को पहले अपने अधीन करेगा चंद्रगुप्त करता है। वहाँ पे एक आंबी कुमार एक राजा होता है। आंबी कुमार पहला देशद्रोही माना जाता है जो सिकंदर से हाथ मिला लेता है, ठीक है ना। तो उसको उसके क्षेत्र को ऑक्युपाइड करता है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त फिर बाद में मगध पे अटैक करता है और मगध पे अटैक करने के बाद में घनानंद को मार के मौर्य वंश की नींव रखता है। और सिकंदर जनरली चला जाता है, सिकंदर के अटैक नहीं कर पाता एक्चुअल में, मगध पे अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि उसने पंजाब पे अटैक कर चुका होता है। पंजाब में उस समय राजा होता है पोरस, है ना। पोरस आपने सुना होगा, अभी एक नाटक भी आता था पोरस का। पोरस से युद्ध करता है, हाइडेस्पीस का युद्ध कहलाता है, झेलम का युद्ध कहलाता है। सिकंदर युद्ध करता है उससे। और सिकंदर अंदर इंटर करने के लिए कि भाई इंटर करना है इंडिया में, क्योंकि सिंध तुर्क का क्षेत्र इंटर करना है। एंटर करने के लिए उसको हराता है, पोरस को हराता है। लेकिन पोरस को हराने के बाद भी उसका पूरा क्षेत्र वापस कर देता है सिकंदर और उसका साथ में और क्षेत्र दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वीरता से वो प्रभावित हो जाता है कि भाई इतनी ज़्यादा मेरी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ तो तुम छोटे से होके मेरे से लड़ाई कर रहे हो, मतलब तुम में कुछ ना कुछ बात है। तो उससे होकर उसको क्षेत्र वापस करता है पोरस के, ठीक है। तो ये हाइडेस्पीस का नाम कहलाता है, झेलम का युद्ध कहलाता है। अब ये सिकंदर की सेना जो निकली होती है ना, वो एक्चुअल में निकली होती है कि विश्व विजय बनने के लिए, विश्व जीतना है हमें, विश्व विजय बनना है। तो कई जगह माराकुटी वगैरह कर काफ़ी टाइम से सैनिक निकले हुए थे, है ना। अब घर की याद आने लगती है इन सबको। और सामने झेलम नदी होती है, और झेलम नदी को क्रॉस करना है, सैनिक मना कर देते हैं। और सामने मगध डायनेस्टी खड़ी है, इतनी बड़ी मगध डायनेस्टी। हालांकि घनानंद कैसा भी था, लेकिन मगध डायनेस्टी बहुत पावरफुल थे उस समय, बहुत सैनिक थे और ऐसे ऐसे धुरंधर भरे थे उनके पास में, एक से एक शब्द वेदी बाण विद्या जानने वाले, ये सब चीज़ें भरे पड़े। तो मगध डायनेस्टी में ये क्या नाम है को हरने देखा कि मगध डायनेस्टी इतनी बड़ी खड़ी है, तो सैनिक मना कर देते कि मेरे को हमको नहीं लड़ना है ना। सैनिक मना कर देते, उनका मनोबल टूटने लगता है। तो वापस ये वहीं की वहीं रिटर्न सिकंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो सिकंदर के भारत में अटैक नहीं करने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि घनानंद की बड़ी सेना, मगध बहुत बड़ी सेना थी। दूसरी बात, सैनिक भी थक चुके थे भाई, इतनी बड़ा वर्ल्ड वॉर, इतना बड़ा जो वर्ल्ड विजय जो अपना अभियान चलाया है विश्व विजय का, उससे थक गए, तो वो उस कारण हार गए। दूसरा, चाणक्य की कूटनीति भी काम कर गई यहाँ पे। चाणक्य ने कुछ ऐसे प्रकार से कूटनीति चली है कि उसकी कूटनीति के चक्कर में फंस गया है वो, उसके कुछ ना कुछ नीतियों के चक्कर में फंस गया है सिकंदर, और वो फाइनली नहीं कर पाता है, बाहर की बाहर अटैक कर देता है। अगर सिकंदर अटैक कर देता तो बहुत बड़ी भीषण तबाही होती, क्योंकि मगध भी और उधर भी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यूएसए रशिया और यूक्रेन की, अगर इसमें यूएसए उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नाटो और वर्ल्ड, अगर आपका क्या नाम है रसिया के साथ में उतर जाता है तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो इसी कारण सब बच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो करता तो बहुत बड़ी भीषण तबाही होती, क्योंकि इधर के सैनिक भी मरते, इधर के भी मरते, और बहुत सारे संसाधन खराब होते। वो थक भी गए, इसलिए कारण बाहर निकल गए जी, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी मौर्य डायनेस्टी की स्टैब्लिश होने की। और भी है, लेकिन किसी दिन बाद में चर्चा करेंगे उसके विषय पे। अब डालिए सिकंदर, थोड़ा सिकंदर आया बंदा, सिकंदर आया तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा सम्मान दे देते हैं उसको, इतनी बड़ी वर्ल्ड वजह पे निकला था। कहीं कहीं बोला जाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करके आया था वो। हाँ, मैंने पढ़ा है कहीं पर कि उसने वादा किया था कि मैं विश्व विजय करके आऊँगा, तूने कहा तो तभी शादी करूँगी। वो बेचारा रास्ते में मर जाता है, जाते रास्ते में मारा जाता है सिकंदर, बीच में वहाँ तक पहुँचते मर जाता है, ठीक है। सिकंदर डाली हेडिंग। यूनानी होता है, यूनानी है ना। सिकंदर का नाम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर जी। नंद नहीं, खत्म, नंदवन डायनेस्टी खत्म हो गई। अब सिकंदर बनना अलग है, सिकंदर अलग है, ठीक है ना। सिकंदर डालना अलग से, नंद डायनेस्टी खत्म हो गई। सिकंदर डालिए। सिकंदर जो था यूनानी, लिखिए सिकंदर एक यूनानी था। सिकंदर का जनरली नाम होता है आपका अलेक्जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अलेक्जेंडर, ठीक है।
सिकंदर के पापा का नाम लिखो, कभी कभी पूछ लेते हैं। फिलिप सेकंड, बल्ब नहीं है ना? नहीं तो बोलो ये फिलिप बल्ब चल रहा है, सिकंदर के पापा की कंपनी है ना? सिकंदर के पापा का नाम, पिता का नाम लिखो, फिलिप सेकंड। ठीक है, ठीक है, पापा पापा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना, पापा लिखो, बाबूजी लिखो, कहीं भी लिखना, जो लिखना लिखो, मेरे को क्या करना है, याद करने से मतलब है आपको, आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ये जो लिखे इसकी, सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का शासक बना था। मकदूनिया के शासक होते हैं इनके पापा, फिलिप सेकंड जो होते हैं मकदूनिया के शासक होते हैं। तो इनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है जब ये 20 ईयर्स की होते हैं। तो फिर अब भाई यंग है बंदा, ठीक है ना? ठीक है, बन गए। और इनके जो क्या नाम है, हमारा सिकंदर भाई साहब जो हैं, है ना, सिकंदर जो हैं, सिकंदर जो हैं, ये इनके शिष्य थे। ये बहुत अरस्तु इनके शिष्य थे, ये लिख लीजिए, अरस्तु इनके शिष्य थे। अरस्तु इनके शिष्य नहीं, अरस्तु की ये शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? सिकंदर के अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, मतलब अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। ये अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरस्तु के पूछ लेते, बार बार पूछेंगे सिकंदर के गुरु कौन थे या सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का था। ठीक है ना? लिखिए, तक्षशिला के शासक आंभी कुमार ने तक्षशिला के शासक आंभी कुमार ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और उसका स्वागत किया। ठीक है। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस से युद्ध किया। उस युद्ध का नाम हाइडेस्पीस या झेलम, अरे यार, या झेलम या वितस्ता का युद्ध कहलाता है। हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता। वितस्ता इसलिए क्योंकि झेलम का पुराना नाम था वितस्ता, है ना, के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आपका एक होम असाइनमेंट है, मतलब एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है। देखो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो एक होमवर्क है, आप इसमें कम से कम देख तो लोगे। मेरे को पता है लेकिन बताऊंगा नहीं आपको कि हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था, बस इतना पता करना है। कौन से ईयर में, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ जी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 330 BC से 320 BC के बीच में हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसमें सिर्फ इतना ही पता करना कब हुआ था। गूगल पे सर्च करोगे आसानी से मिल जाएगा। ये आपका होम असाइनमेंट है। ठीक है, इसमें हारा कौन था? पोरस हारा था, है ना। लिख लीजिए, इसमें हार पोरस की हुई थी। हाइडेस्पीस या वितस्ता के, वितस्ता झेलम का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। ठीक है ना, लिखिए, इसमें पोरस की हार हुई थी। ठीक है, लिखिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर सेनापति भी था और इसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। सेनापति था इसका। और जल सेनापति नियार्कश।
इसके जल सेनापति नियार्कस था, मतलब वाटर कमांडर कौन था? कौन था आपका? नियार्कस, एंड सेल्यूकस निकेटर्स का कमांडर था, सेनापति था, सेनापति, सेनापति। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में, 323 बीसी में बेबीलोन में हो गई। एक बार मैं पीएससी पढ़ा रहा था, यूपीएससी, हाँ पीएससी की बेस ले रहा था, तो उसमें क्या था, जनरली एक बंदे ने लिखा बेबीलोन के कारण हो गई। तुमने बेबीलोन, मैंने कहा बेबी के लिए लोन ले रहा था क्या? बेबी लोन में हुई लिखो और बेबी लोन के कारण, दोनों में कितना फर्क है? एक वर्ड आपका फर्क कितना कर देगा? बेबी लोन के कारण हो गया मतलब बेबी लोन चुका नहीं पाया वो बेबी लोन में हो गई तो मतलब बेबी लोन में हो गई है ना, तो बेबी लोन जगह है, प्लेस है वो, है ना। चलिए, तो पहले लोन नहीं मिलता था ना, SBI पहले नहीं थी ना। चलिए आगे लिखें, बेबी लोन में हो गई। आगे लिखिए, कब, कितने साल की उम्र में? 33 साल की, 33 ईयर का ही था ये, 33 ईयर का था। ठीक है। सिकंदर ने 2 नगर बसाए। पहला है निकैया। निकैया, निकैया जनरली विजय के उपलक्ष्य में, विजय प्राप्त की थी, विक्ट्री हासिल की थी उसलिए। दूसरा बहुकेफला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुकेफला, ये वाला जरूर याद कर लेना, बहुकेफला, क्योंकि बहुकेफला जो है ये उसका प्रिय घोड़ा था, फेवरेट हॉर्स था, उस हॉर्स के नाम पे इसने बहुकेफला एक नगर बसाया था। ठीक है ना, बहुकेफला लिखा ना, बहुकेफला, बहु नहीं, बहुकेफला, बहुकेफला एक नगर बसाया जो उसका प्रिय घोड़ा था। बहुकेफला मतलब उसका एक घोड़ा था, जैसे शिवाजी महाराज का कौन सा फेवरेट घोड़ा था? शिवाजी महाराज का चेतक, है ना, चेतक घोड़ा फेवरेट था सबके, है ना। तो जैसे आपका कुछ फेवरेट घोड़ा हो, आपका महाराणा प्रताप का था, शिवाजी का घोड़ा नहीं था चेतक, महाराणा प्रताप का था। मैं देख ही रहा था आप लोग क्या बोलते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़े के बारे में लिखा हुआ भी ना कि वो एक फलांग में नदी पार कर जाता था, ये अतिशयोक्ति अलंकार में आता है हिंदी में ये, तो एक फलांग में नदी पार कर जाता था, कई भाग जाता था, साथ देता था उनका। तो फेवरेट घोड़ा उनका, जैसे फेवरेट घोड़ा वो था। हर बंदे के कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, जैसे आपका कोई घोड़ा होगा फेवरेट, है ना, नहीं होगा घोड़ा तो गाड़ी होगी, तो घोड़ा गाड़ी होगी, है ना, कुछ ना कुछ होगा, तो सबके कुछ ना कुछ फेवरेट होते हैं। तो भाई बहुकेफला इनका फेवरेट घोड़ा था, उसी के नाम पे उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके नाम पर इन्होंने एक नगर बसा दिया था। तो हैं, अब ये तो उससे पूछना पड़ेगा। सिकंदर की शादी नहीं, बेचारा ऐसे ही मर गया वो, बेकार ना, चक्कर खराब है ना ये वाला है ना। 13 साल तक बेचारा घूमता रहा वो, विश्व विजय पे निकला, काबुल, कंधार वगैरह उधर से पूरा तबाही मचाते आ रहा था। एक जगह तो बताते हैं कि वेस्टर्न एशिया में, तो ये पूरा जब इधर से आया था निकल के, सॉरी ईस्टर्न एशिया में इधर से निकल के आया था, हमारे जो इधर का गल्फ कंट्री इधर साइड से निकल के आया था, तो यहाँ पर तो उसने पूरे पुरुषों को ख़त्म कर दिया, तो महिलाएं सामने आ गई थी लड़ने, फिर महिलाओं को मार दिया। ये उसकी कीर्ति पे धब्बा लगाता है ये कि भाई महान कैसे कह रहे हो आप। महान इस सेंस में कहते हैं क्योंकि उसने बहुत सारे चीज़ों को जीता था, और एक इसके बारे में क्या नाम है, हमारा पंजाब के पोरस को उसने एम्पायर वापस किया था, उस वजह से कहा जा रहा। बाकी ऐसा कुछ महान वाले काम नहीं किए उनने, ठीक है ना। चलिए, तो सिकंदर भाई साहब हो गए। इनके सेल्यूकस निकेटर, इनकी बात आ रही, सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य से ये युद्ध होता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत जाता है सेल्यूकस निकेटर से, ये बच जाता है, रुक जाता नहीं उधर के एरिया में, कुछ एरिया को छोड़ के चला जाता है, क्या नाम है, इनको इसको सौंप के सिकंदर। तो सेल्यूकस निकेटर से बाद में युद्ध होगा, क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य लड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीतेगा तो उसकी बेटी से शादी करेगा हेलेना से, तो शादी उसके और भी नाम है, हेलेना और भी नाम है, तो हेलेना शादी करता है, और 3-4 जो स्टेट है, काबुल, कंधार, मकरान, हिरान, वो सारे ले लेगा। वो लेने के बाद में उसको 500 हाथी भी दे देगा, 500 हाथी देगा ये,
ठीक है ना। ये ऐसा एक्सचेंज चलता है मैत्री संधि की, उधर देगा इधर लेगा, ये 500 हाथी देता है और वो उसके बाद में 4 क्षेत्र ले लेता है, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ कर फिर सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक बंदा होता है मैगस्थनीज, वो मैगस्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास, जाओ एज ए एम्बेसडर, राजदूत बन के रहना वहाँ पे। तो फिर वो एक बुक लिख देते हैं, इंडिका बुक लिखते हैं। इंडिका बुक लिखेंगे तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता जो है, मध्य प्रांत की जनता बहुत ज़्यादा खुशहाल है ना। शिवराज मामा ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी, तो बच्चों के बहुत सिलेक्शन हो गए हैं, ऐसा लिखा है उनने, है ना। लिखा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लिखा नहीं है उसमें कि शिवराज मामा ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली और उसमें फिर वो सब बच्चों को रोज़गार मिला हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें ये जरूर बताया कि मध्य प्रांत की जनता बहुत खुशहाल थी, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए, तो ये आपका टॉपिक एंड यहाँ पे सिकंदर खत्म होता है। कल हमारा चालू होगा मौर्य डायनेस्टी, है ना, मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए।